नमस्कार। 1905 भारतीय इतिहास का एक ऐसा साल जिसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम स्वदेशी आंदोलन को बिल्कुल एक नए नजरिए से समझने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस उस दौर के उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की नजरों और उनकी आक्रामक रणनीतियों पर होगा। हम देखेंगे कि कैसे उनके फैसलों ने पूरे देश में एक क्रांतिकारी ऊर्जा भर दी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी उग्रवादी बदलाव से, फिर हम बात करेंगे साम्राज्य के बहिष्कार की, उसके बाद भारतीय शिक्षा की वापसी, प्रतिरोध के रूप में कला की अहम भूमिका और आखिर में उग्रवादी विरासत को समझेंगे। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो हमें बताएगा कि कैसे राष्ट्रवादियों ने अपनी पूरी रणनीति ही पलट कर रख दी थी। तो बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, उग्रवादी बदलाव। इस दौर को सही मायनों में समझने के लिए हमें पहले उस समय के राजनीतिक माहौल और रणनीतियों के विकास को समझना होगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला था उदारवादी या नरमपंथी चरण, जो 1885 से 1905 तक चला। फिर आता है 1905 का बंगाल विभाजन, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने मानो आग में घी का काम किया। इस एक फैसले ने रातों रात आंदोलन को नरमपंथी से निकालकर उग्र राष्ट्रीयवादी चरण में धकेल दिया। और यही वो दौर था जो 1919 तक पूरे उफान पर रहा, जिसके बाद गांधीवादी युग की शुरुआत हुई। अब अगर आप पुराने और नए तरीकों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था कि अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र या याचिकाएं भेजने का जो पुराना तरीका था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। आखिर बंगाल का विभाजन तो वो रोक नहीं पाया, है ना? इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल नया आक्रामक रास्ता चुना। अब बात सिर्फ कागजी नहीं थी, अब समय था सक्रिय जन आंदोलन का, कड़े बहिष्कार का और हड़तालों का। उनका फोकस अब पूरी तरह से आत्मनिर्भरता पर था। और यहीं से जन्म होता है स्वदेशी का। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि स्वदेशी सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक बेहद ताकतवर विचारधारा थी। इसका सीधा सा मतलब था अंग्रेजों पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना और अपने देश में बनी चीजों को अपनाना। इसी एक सोच ने इस पूरी नई आक्रामक रणनीति में जान फूंक दी थी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, साम्राज्य का बहिष्कार। राष्ट्रवादियों ने समझ लिया था कि अगर अंग्रेजों को असली दर्द देना है तो उन्हें वहां चोट करनी होगी जहां सबसे ज्यादा चुभे, और वो थी उनकी अर्थव्यवस्था। तारीख थी 7 अगस्त 1905। कलकत्ता का टाउन हॉल खचाखच भरा हुआ था। 500 से भी ज्यादा बड़े नेता वहां इकट्ठा हुए थे और इसी ऐतिहासिक बैठक में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे दिग्गजों के नेतृत्व में बहिष्कार आंदोलन का औपचारिक ऐलान किया गया। हम कह सकते हैं कि यही वो दिन था जब स्वदेशी आंदोलन ने आधिकारिक तौर पर जन्म लिया। अब सवाल ये था कि बहिष्कार किन चीजों का हो, तो निशाने पर आए विदेशी कपड़े, विदेशी चीनी और विदेशी नमक। अब जरा सोचिए, जब विदेशी नमक का बहिष्कार होगा तो देश के लोगों को क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, उन्हें अपना नमक खुद बनाना होगा। और इस रणनीति का सबसे शानदार परिणाम यही निकला कि इसने मजबूरी में ही सही लेकिन स्थानीय भारतीय उद्योगों के विकास को एक जबरदस्त रफ्तार दे दी। आर्थिक मोर्चे के बाद अब आते हैं हमारे तीसरे अहम हिस्से पर, भारतीय शिक्षा की वापसी। उग्र राष्ट्रवादियों को एक बात बहुत गहराई से समझ आ गई थी कि जब तक हमारी अपनी बौद्धिक और शैक्षिक संस्थाएं नहीं होंगी तब तक सच्ची आज़ादी की कल्पना करना भी बेमानी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और जायज सवाल खड़ा होता है। अगर हम अंग्रेजी शिक्षा और उनके स्कूलों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दें तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? नए स्कूल और कॉलेज रातों रात कहाँ से आएंगे? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि आंदोलनकारियों के सामने एक बहुत बड़ी और व्यावहारिक चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए बेहद सुनियोजित तरीके से कदम उठाए गए। सबसे पहले सतीश मुखर्जी के नेतृत्व में डॉन सोसाइटी का गठन हुआ। फिर संस्थानों के लिए पैसा जुटाने के मकसद से 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा कोष की स्थापना की गई। और इसी कड़ी में औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली को कड़ी टक्कर देने के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज जैसे अपने खुद के संस्थानों की नींव रखी गई। जरा इस संख्या 75 पर गौर कीजिए।
क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये वो मामूली सी मासिक सैलरी थी जिसे अरविंद घोष ने बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बनने के लिए सहर्ष स्वीकार कर लिया था, जबकि इससे पहले उनकी सैलरी 750 रुपए हुआ करती थी। अपनी कमाई में इतनी भारी कटौती सिर्फ देश के लिए। ये छोटी सी बात हमें दिखाती है कि स्वतंत्रता की इस आग में लोगों का समर्पण किस हद तक जा चुका था। चलिए अब हमारे चौथे विषय की ओर मुड़ते हैं, प्रतिरोध के रूप में कला। राष्ट्रवादियों को बहुत अच्छे से पता था कि सिर्फ अर्थव्यवस्था या शिक्षा से काम नहीं चलेगा। आम जनता को सड़कों पर लाने के लिए, उन्हें एकजुट करने के लिए एक गहरी भावनात्मक चिंगारी की जरूरत थी। और ये चिंगारी सुलगाई कला ने। साल 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की वो ऐतिहासिक और मशहूर पेंटिंग बनाई। इस एक चित्र ने पूरे देश को मानो एक चेहरा दे दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं रह गई थी, बल्कि अपनी माँ की रक्षा करने का एक बेहद व्यक्तिगत और भावनात्मक अभियान बन गई थी। भावनाओं को झकझोरने का एक और बड़ा उदाहरण देखिए। उग्र राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन के दर्द को बयान करने के लिए एक रूपक का इस्तेमाल किया, एक कटा हुआ शरीर का अंग। और ये रूपक बिल्कुल सटीक बैठा। जरा सोचिए, अपने ही शरीर के किसी हिस्से को कटते हुए देखना कैसा लगता है। इस एक विचार ने पूरे देश में गुस्से और हिंसक प्रतिरोध की वो आग भड़काई जिसने सबको एकजुट कर दिया। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, उग्रवादी विरासत। अब हम इस बात का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे कि आखिर आत्मनिर्भरता की इस अभूतपूर्व आंधी के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाए और इस सक्रिय आंदोलन का अंत कैसे हुआ। जाहिर है, अंग्रेज चुप तो बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कार्लाइल सर्कुलर लाकर कॉलेजों को धमकाया गया। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए वंदे मातरम बोलने तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और तो और, अलीपुर मामले में अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया और बाल गंगाधर तिलक को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। नेताओं की इन ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का नतीजा ये हुआ कि 1908 आते आते इस आंदोलन की रफ्तार लगभग थम सी गई। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल छूट जाता है, क्या 1908 के इस कड़े दमन ने वाकई स्वदेशी भावना को हमेशा के लिए मार दिया था, या फिर इसने इसे भविष्य के एक कहीं ज्यादा बड़े प्रतिरोध का ब्लूप्रिंट बनने पर मजबूर कर दिया? भले ही 1905 के इस आंदोलन का सक्रिय चरण फीका पड़ गया हो, लेकिन पूर्ण आत्मनिर्भरता की जो ये चिंगारी भड़की थी, उसने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी उग्रवादी विरासत ने